यो सुनो बच्चों एक कहानी। भारत के लेखक थे ज्ञानी, सिंपल लाइफ पावरफुल पेन, आज भी याद करें ऑल मैन। मुंशी प्रेमचंद ऑन द बीट, फील द वाइब, लेट्स गो। प्रेमचंद प्रेमचंद भारत की पहचान, सच्चाई की कलम उठाकर लिख दी नई उड़ान। प्रेमचंद प्रेमचंद जन जन की आवाज, किसान और मजदूरों के दिल के थे वो राज। प्रेमचंद प्रेमचंद भारत की पहचान, सच्चाई की कलम उठाकर लिख दी नई उड़ान। प्रेमचंद प्रेमचंद जन जन की आवाज, किसान और मजदूरों के दिल के थे वो राज। सन 1880 का साल, लमही गांव बना मिसाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जन्मे लेखक बड़े विशेष। धनपत राय था नाम पुराना, बन गए प्रेमचंद सुहाना। बचपन से पढ़ने का क्रेज, बुक्स में रहते होल डे, ज्ञान बना उनका हथियार। सपने थे सबसे शानदार, सिंपल बॉय विद विजन ब्राइट, फ्यूचर शाइनिंग लाइक अ लाइट। सुनो कहानी, लेखक थे वो बड़े जानी, सच की राह दिखाते थे, सबके दिल को भाते थे। Feel the vibe, प्रेमचंद forever alive, उनकी स्टोरीज आज भी चलती, हर जगह डिशन तक पहुंचती। नौकरी और त्याग, एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब मिली, लाइफ उनकी धीरे चली, लेकिन जब आंदोलन आया, देशभक्ति का भाव जगाया। असहयोग की जली मशाल, दिल में उठी नई सी चाल, सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेखन वाली राह ली। पेन became their super power, truth was blooming like a flower, फ्रीडम की आवाज बने, सच्चाई की शुरुआत बने। महान रचनाएं, मानसरोवर स्टोरीज ग्रेट, रीडिंग them feels really great। सेवा सदन प्रेमाश्रम नाम, रंग भूमि का ऊंचा काम, निर्मला और गबन फेमस, कर्म भूमि भी सुपर फेमस, गोदान सबसे बड़ा कमाल। आज भी पढ़ते बच्चे हर साल, हंस जागर माधुरी, पत्रिकाएं थी बहुत जरूरी, एडिटिंग भी खूब किया, ज्ञान का दीप सदा दिया। गांव शहर जो देखा था, कागज पर सब लिखा था, किसानों की पीड़ा लिखी, मजदूरों की मेहनत लिखी, दलित स्त्री और आजादी, सब में दिखती थी बर्बादी, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ने नई उम्मीद जगा दी। दो बैलों की कथा, दो बैलों की प्यारी तेले, हीरा मोती नेवर फेल, पशुओं में भी प्रेम दिखाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, अपने माल के रखवाले, दोनों बैल थे दिल वाले, संघर्ष करके जीत मिली, आजादी की उम्र खिली, पंचतंत्र की सीसी वाई, पितोपदेश फुली अलाइव, नई दिशा दी कहानी को, जीवन की सच्ची रवानी को। सुनो कहानी, लेखक थे वो बड़े जानी, सच की राह दिखाते थे, सबके दिल को भाते थे। Feel the vibe, प्रेमचंद forever alive, उनकी स्टोरीज आज भी चलती, हर जनरेशन तक पहुंचती। दोस्तों नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां आम लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया था। एक बार 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की भारत की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। अंग्रेजी हुकूमत का सख्त दौर चल रहा था और आम किसान, मजदूर या आम हिंदुस्तानी का दर्द सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सामान्य जनता के पास अपनी बात कहने का कोई जरिया ही नहीं बचा था। ये उस समय की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, एक ऐसी घुटन भरी खामोशी जिसे तोड़ना बेहद जरूरी था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या खेती करने वाले दो बैलों की एक साधारण सी कहानी एक पूरी की पूरी ताकतवर अंग्रेजी सल्तनत से लड़ सकती है? सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस बड़ी परेशानी का हल एक ऐसी अजीब जगह से सामने आया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक मिट्टी से जुड़ी कलम ने वही असर कर दिखाया जो उस दौर की बड़ी बड़ी तलवारें और हथियार नहीं कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से। प्रेमचंद का जन्म, कैसे धनपत राय बन गए एक साहित्यिक क्रांतिकारी। तो चलिए इस सफर पर नजर डालते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। इनका जन्म 1880 में वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। और आपको बता दूं, शुरुआत में उनका असली नाम प्रेमचंद नहीं बल्कि धनपत राय था। शुरुआती दिनों में उनके पास शिक्षा विभाग
यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एक बेहद सुरक्षित सरकारी नौकरी थी। अब सोचिए, उस जमाने में एक पक्की सरकारी नौकरी होना कितनी बड़ी और आरामदायक बात थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने इस आरामदायक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, इसमें उनका सब कुछ दांव पर लगा था। उन्होंने ये रिस्क इसलिए लिया ताकि वो राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से हिस्सा ले सकें और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लिखने पर लगा सकें। 1936 में अपने निधन तक वो एक ऐसी महान विरासत छोड़ गए जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अचानक ऐसी बढ़िया नौकरी क्यों छोड़ दी। इसका सीधा सा जवाब है असहयोग आंदोलन। ये शब्द हमने किताबों में बहुत पढ़ा है, तो चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक शांतिपूर्ण विरोध का तरीका था, जहां भारतीयों ने आज़ादी की मांग के लिए अंग्रेजी सरकार का कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया था। तो जब प्रेमचंद ने अपना सरकारी इस्तीफा सौंपा, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो आज़ादी की लड़ाई में उनका अपना बहुत बड़ा आर्थिक बलिदान था। उन्होंने अपनी आमदनी का इकलौता जरिया छोड़ दिया ताकि वो बिना किसी डर के आम लोगों की सच्चाई लिख सकें। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। सरल शब्द, गहरा प्रभाव, यानी रोजमर्रा की भाषा को ही अपना हथियार बना लेना। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि उनकी भाषा आखिर कैसी थी। एक तरफ इस महंगे और नाजुक क्रिस्टल के ग्लास को देखिए। ये उस जमाने की उस आला, मुश्किल और अमीर वर्ग की भाषा की तरह है। दिखने में सुंदर जरूर है, पर गांव के एक आम आदमी के लिए ये किस काम की। और दूसरी तरफ है एक मिट्टी का कुल्हड़, एकदम मजबूत, और इसमें से आती है उस सौंधी मिट्टी की महक। प्रेमचंद की भाषा बिल्कुल इस कुल्हड़ की ही तरह थी, सरल, जीवंत और आम मुहावरों से भरी हुई, जो देश की भूखी प्यासी जनता के दिलों तक सीधे पहुंचनी थी। एक ऐसी भाषा जिसे हर कोई समझ सके। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि उस मिट्टी के कुल्हड़ से उन्होंने कितना साहित्य परोसा। उनकी मेहनत और लिखने की रफ्तार सच में कमाल की थी। उनकी बेहतरीन कहानियां मनसरोवर के 8 भागों में जमा हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रणभूमि जैसे बड़े उपन्यास लिखे। फिर लाइन लग गई कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और उनका महान उपन्यास गोदान। और बात बस यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये लंबी लिस्ट देखकर ही समझ आ जाता है कि जनता की आवाज बनने के लिए उन्होंने किस हद तक रात दिन एक कर दिया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन किताबों में था क्या। उन्होंने किसी राजा महाराजा की या महलों की कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने सीधे सच्चाई को चुना। उनकी रचनाओं के मेन कैरेक्टर्स थे किसान, मजदूर, दलित और स्त्रियां। ये वो सच्चे आम लोग थे जो उस वक्त वाराणसी की सड़कों पर या गांव के खेतों में अपना पसीना बहा रहे थे। उनकी असली परेशानियों और हकीकत को प्रेमचंद ने दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक दिशा लेते हैं अपने तीसरे भाग में, स्वतंत्रता की कथा, साहित्यिक प्रतिरोध का एक सॉलिड उदाहरण। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि प्रेमचंद की हमदर्दी और आत्मीयता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आम किसान का दुख तो समझा ही, पर उन्होंने पशु पक्षियों के जज्बातों को भी उतनी ही गहराई से महसूस किया। उनकी बहुत मशहूर कहानी 2 बैलों की कथा इस बात का सबसे सच्चा उदाहरण है। ये कहानी एक किसान और उनके पशुओं के बीच के उस गहरे भावनात्मक रिश्ते को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाती है। उन बैलों में भी उन्हें एक जीता जागता, आज़ादी चाहने वाला जीव नजर आया। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई आती है। अंग्रेजों को चकमा देने और आम जनता तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए प्रेमचंद ने हमारी सबसे पुरानी कहानियों की परंपराओं का सहारा लिया, जैसे पंचतंत्र और हितोपदेशा। जानवरों और पक्षियों के जरिए नैतिक बातें सिखाने के इन सदियों पुराने फॉर्मेट्स को उन्होंने अपनाकर उन्हें आगे बढ़ाया। इन पुरानी शैलियों के आड़ में उन्होंने उस दौर की सबसे आधुनिक और खतरनाक राजनीतिक मांग को छिपाया और आसानी से समाज तक पहुंचा दिया। काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ना? तो ये 2 बैलों की कथा आखिर मेटाफर के रूप में काम कैसे करती है? आइए इन बैलों के सफर को इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, कहानी किसानों और उनके पशुओं के बीच एक बहुत ही गहरा और अटूट रिश्ता बनाती है। दूसरा स्टेप, उन बैलों को कभी भी आज़ादी थाली में परोसकर नहीं मिलती, उन्हें बार बार एक बहुत ही मुश्किल संघर्ष से गुजरना पड़ता है। और तीसरा स्टेप, जहां असल मैजिक होता है, इनडायरेक्टली ये पूरी कहानी भारत के नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ जाती है। बैलों का संघर्ष असल में भारतीयों का संघर्ष बन जाता है।
तो इस सब का सबसे अहम निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि स्वतंत्रता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए बार बार और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इन दो बैलों और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। हम सही मायने में आजादी के लिए कितना और कब तक संघर्ष करने को तैयार हैं? प्रेमचंद का ये पावर पैक्ट पैगाम और उनके शब्दों की ताकत आज भी उस मिट्टी के कुल्हड़ की तरह हमारे दिलों में महकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आप सभी को प्रेमचंद की इन बेहतरीन रचनाओं को उठाने और फिर से पढ़ने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए आगे भी जुड़े रहिए।